ओके गाइस, जय हिंद। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर। आप मुझे जानते हैं डिफेंस उस्ताद के नाम से, और हम कवर कर रहे हैं सीडीएस के पीवाईक्यूज। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीडीएस के केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज 2014 से लेके 2025, यानी कि पूरे 10.5 सालों के टॉपिक वाइज उनको कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज के हमारे टॉपिक में तीन टॉपिक्स आ जाते हैं। पहला तो आता है मैटर, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके हम कवर करेंगे। उसके बाद में हमारा आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके पूरे जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। और बॉन्डिंग के क्वेश्चन जो है आयनिक और कोवेलेंट वाले, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली आई गेस 70 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो पिछले 10.5 सालों में पूछे गए हैं। हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये सीरीज पूरी कर लोगे तो फिर ये समझ लीजिए कि आपको और कुछ अलग से करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ठीक है। उससे पहले आपको ऑब्वियसली बात पता ही है कि मैं आपको थोड़ा सा प्रमोशन करूंगा। तो CDS 1 2026 का बैच बसंतर फर्स्ट, ये ऑनलाइन बैच है। 12 अप्रैल 2006 तक चलेगा, यानी कि एग्जाम तक। 21 सितंबर को हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। मीडियम ऑफ डिलीवरी इंग्लिश रहेगा। क्लासेस का एक्सेस आपको पूरे 1 साल तक रहता है, यानी कि आप क्लास लाइव भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड तो 1 साल के लिए एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि CDS 1 2027 तक। बैच की स्ट्रेंथ 100 रहने वाली है। मोड रहेगा गूगल मीट। मॉक्स, लाइव प्रैक्टिस और डाउट सॉल्विंग किसी भी वक्त हो सकती है। मॉक्स और लाइव प्रैक्टिस अपने यूजुअल वक्त पे होगी। जीके और मैथ्स की क्लासेस 5 से 6 बार हफ्ते में। इंग्लिश की क्लासेस 2 से 3 बार। IME की फीस इज 5,999। OTA की फीस इज 3,999। आप इसको 2 पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको एनरोल करना है तो आप DM कर सकते हो 8839961158। दूसरा चीज, CAPF AC 2026 का बैच ये भी आने वाला है। ये भी हम 21 अप्रैल से ही स्टार्ट करेंगे, और ये 2026 का एग्जाम जो आपका अगस्त में होगा, अगस्त यानी कि 2026 तब तक ये चलेगा। ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। सारी चीजें इसमें भी सेम है CDS की बैच वाली। बस पेपर 1 में आपको जीके और मैथमेटिक्स करना है। पेपर 2 में आपको रिटन वाला पार्ट, यानी कि ऐसे, रिपोर्ट राइटिंग, आर्ग्यूमेंट, प्रेसी, और जो ग्रामर का आपका रिटन वाला पोर्शन है, कॉम्प्रिहेंशन वाला है, वो सब आपको करवाया जाए। ठीक है। अब पेपर 1 का कंपोनेंट क्योंकि CDS के जैसा आ जाता है, तो इसकी प्रिपरेशन CDS के साथ ही होगी। मैथ्स के जो कॉमन चैप्टर्स हमारे मैथ्स के रीजनिंग के आ जाते हैं, वो भी आप CDS के बैच के साथ कर लेंगे। इसके लिए जो क्लासेस हैं वो सेपरेट कंडक्ट की जाएगी। ठीक है। CAPF का जो बैच है, इसकी स्ट्रेंथ हम लोग 25 रख रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 के एवेल्युएशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो वो 25 से ज्यादा अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है। पेपर 1 और 2 कंबाइंड के लिए फीस इज 11,000। पेपर 2 के लिए सिर्फ मात्र है 7,000। ठीक है। ये तो भैया हमारा हो गया CAPF AC बैच। अब इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि भैया प्लाटून 2 CDS 1 2026 बैच स्टार्ट होगा सितंबर एंड से। कब तक चलेगा? 12 अप्रैल तक चलेगा। अब ये हमारा ऑफलाइन बैच है, बट इसमें आपको ऑनलाइन बैच का एक्सेस भी साथ में दिया जाएगा। लोकेशन कहाँ है? नोएडा, सेक्टर 16। यहाँ पर भैया हमारा ऑफलाइन बैच चलाया जाएगा। प्लाटून फर्स्ट ऑलरेडी रनिंग है, प्लाटून 2 भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें आपके पास आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, इंडोर स्पोर्ट्स हैं। आपका 4 टाइम का खाना इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है। रूम्स आर वेल वेंटिलेटेड और बढ़िया सब कुछ है। आपका मंथ का कुछ पर्टिकुलर लॉन्ड्री भी इसमें शामिल रहता है। इसकी फीस की बात करें तो इसकी फीस IMA के लिए विल बी अराउंड 30,000। OTA के लिए अराउंड रहेगा आपका 22,000। और OTA प्लस FCAT के लिए आपका रहेगा अप्रोक्सीमेटली 25,000। ये फिक्स नहीं है, बट टेनेटिवली है, बिकॉज वी आर फाइनलाइजिंग द लोकेशन। तो आप ये समझ लीजिए कि अगले 1 हफ्ते के अंदर में आपको सारी पर्टिकुलर डिटेल्स, ऑफिशियल डिटेल्स इसकी आ जाए। ऑलरेडी अराउंड 15 कैंडिडेट जो हैं उन्होंने अपनी सीट्स को सिक्योर करा लिया है। ठीक है। बाकी जो लोग हैं, आप भी अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बैच स्ट्रेंथ आपकी रहेगी ओनली 50। से ज्यादा इस बैच में बंदे नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पर आपके रिटन जो मॉक्स होते हैं, मॉक के साथ साथ रिटन असाइनमेंट्स भी कराए जाते हैं। ठीक है। इन सब में काफी ज्यादा टाइम लगता है, एंड ज्यादा से ज्यादा अगर हमने स्ट्रेंथ ले ली तो वो आप लोगों के साथ जस्टिस नहीं होगा। तो अगर आप लोग 90% से ज्यादा अटेंडेंस देते हो तो आई एम गिविंग यू गारंटी कि आप ऑल इंडिया रैंक अचीव कर सकते हैं।
बट उसके लिए डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, उसके लिए एक अच्छा खासा आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप आ रहे हो तो ये पूरी 5 से 6 महीने की जो ड्यूरेशन है ना, 5 से 6 महीने की ड्यूरेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा कमिटेड और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तब मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि आप एग्जाम निकाल सकते हैं। चलो, ये तो हुई जो भी बातें हैं। अगर आपको एनरोल करना है तो आप 8839961158 पर डीएम अपने नाम के साथ में कर सकते हो और मुझे बता सकते हो, देन आई विल स्टार्ट द फर्दर प्रोसीजर्स। चलिए हम आ जाते हैं सीधे अपने 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अभी रिसेंटली सीडीएस 1 2025 में पूछा गया था कि आइसोबार्स ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम, जो एलिमेंट्स के आइसोबार्स होते हैं उनमें सेम क्या होता है। तो हमने बात की थी पहले ही, है ना, आइसोबार्स आर द एटम्स सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, है ना। तो आइसोबार्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम व्हाट, सेम मास नंबर। यहाँ पर आपके पास आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। यहाँ पर आप देखोगे तो इनके पास मास नंबर सेम है, ए 40 40 40, एटॉमिक नंबर 18 19 20 डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर which one of the following could not be explained by Rutherford's nuclear model? रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल ने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, देखो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था वो हम सबने देखा था, अभी आगे में शायद ये रहा, ये रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल था, है ना। इस न्यूक्लियर मॉडल में क्या किया गया था कि अल्फा जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोजेक्ट कराए गए थे। अब अल्फा पार्टिकल्स मतलब डबली चार्ज हीलियम के आयंस, ठीक है। ये एक गोल्ड फॉइल पे प्रोजेक्ट कराए गए थे, क्योंकि गोल्ड फॉइल जो रहती है वो आपकी 1000 एटम थिक रहती है। ओवरऑल देखा जाए तो उसकी जो थिकनेस है काफी ज्यादा कम होती है, सबसे कम होती है मेटल्स वगैरह। इसलिए इसको ऊपर प्रोजेक्ट कराया गया, है ना, और कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए, इसको बोला गया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन किए गए कि ज्यादातर जो आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या कर जा रहे हैं, वो आपके स्ट्रेटली पास थ्रू कर जा रहे हैं। ठीक है, आपके स्ट्रेटली पास थ्रू कर जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस आ जाता है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि भैया यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है जो काफी ज्यादा डेंस है। और बहुत थोड़े से थे जो आपके वापस बाउंस बैक कर गए, मतलब न्यूक्लियस टाइनी है ना, बट मैसिव भी है। अब रदरफोर्ड का जो मॉडल था 1911 का, उसमें क्या चीजें निकल के सामने आई कि भैया एटम के पास एक सेंट्रल न्यूक्लियस आता है, पॉजिटिवली चार्ज आता है, जिसके पास बहुत ज्यादा मास है। ठीक है, उसके बाद आया क्या, उसके बाद आया कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार से घूमते हैं आसपास प्लैनेट्स के आस, जैसे सन प्लैनेट्स के आसपास सोलर सिस्टम में सन सॉरी सन के आसपास प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, है ना। और न्यूक्लियस के साइज की बात करें तो वो आया अप्रोक्सीमेटली कि न्यूक्लियस आपका 10⁻⁻15 मीटर के आसपास जो है इसका साइज डिटरमाइन किया गया। तो रदरफोर्ड के मॉडल से हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ दैट, कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, ये भी हमें पता चल गया। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये भी हमें पता चल गया। हमें क्या नहीं पता चला, हमें ये नहीं पता चला भाई, स्टेबिलिटी ऑफ दैट, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। देखो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो ये जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, ये क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। किस तरीके से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म, है ना। अब अगर ये एनर्जी लूज करेगा तो ये अंदर की तरफ ऐसे स्पाइरल कर जाए, मतलब ग्राउंड स्टेट में जा, और ये न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाता है। और अगर ये एक्साइटेड हो रहा है तो फिर ये क्या करेगा, बाहर की तरफ जाएगा, है ना। अब क्या बोलते हैं, मतलब ओवरऑल ये जितने भी कंसेप्ट थे आपके स्टेबिलिटी के बारे में, ये रदरफोर्ड में एक्सप्लेन नहीं किए गए थे, ये बाद में बोहर का जो मॉडल आया था उसमें कुछ तरीके से एक्सप्लेन आपके किए गए थे। बोहर के मॉडल जो 1913 में आया था उसमें साफ साफ बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस प्रकार के डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन एक परमिटेड ऑर्बिट में है तब तक कोई रेडिएशन का एमिशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और रेडिएशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा और स्टेबिलिटी के बारे में उसमें बताया है। फिर आ जाता है, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11, द करेक्ट नेम सिंबल एंड वैलेंसी आर। सीडीएस 1 2025 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है ना। एटॉमिक नंबर आपका 11 है, और उसके बाद करेक्ट नेम सिंबल और वैलेंसी क्या रहेगा। अब एटॉमिक नंबर 11 है तो भैया सिंबल हो गया Na,
है ना। नाम इसका हो गया है सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 3s1 आ जाता है। एटॉमिक वेट दे रखा है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसके बारे में बता रखी है। अब बहुत बेसिक है यार, सोडियम ही है, इसके बारे में क्या एक्सप्लेन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड? क्या सिलिकॉन कंपाउंड है? भैया सिलिकॉन तो एक एलिमेंट है ना। ऐसा ही इसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर है 14। क्या टिन है? भैया टिन भी एक हमारा एलिमेंट है। टिन का सिंबल क्या आ जाता है? टीएन नहीं आता भाई, टिन का सिंबल आता है एसएन। एटॉमिक नंबर इज 50। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन यानी कि फॉर एग्जांपल शिकंजी मान लो, तो ये तो मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर में शुगर है और सॉल्यूट के तौर पे, और वाटर है सॉल्वेंट के तौर पे। कंपाउंड नहीं है, है ना। ठीक है, कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसको आप एक फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल एवापोरेशन से, एवापोरेशन करोगे पानी ऊपर रह जाए, मतलब एवापोरेट हो जाएगा, शुगर के आपके जो क्रिस्टल से बचे रह जाए, तो बचता है कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें मिला है कैल्शियम और कार्बन की शक्ति और ऑक्सीजन की पावर। ये केमिकली बॉन्डेड है एक पर्टिकुलर रेशियो में, एक फिक्स्ड रेशियो में, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा एक कंपाउंड। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पे जिसकी हम बात कर रहे थे कि रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल पे रिस्पॉन्सिबल है किसकी डिस्कवरी के लिए? तो ऑब्वियस सी बात है, अब हम इतनी देर से बात कर रहे थे एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए, है ना, कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो टाइनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज एटम के सेंटर में पाया जाता है। न्यूट्रॉन, ये किसने किया? ये तो किया था जेम्स चैडविक ने। कब किया था? 1932 में। इलेक्ट्रॉन, ये भैया आपका किया था जे जे थॉमसन ने 1897, काफी पहले कर लिया गया। प्रोटॉन की बात करें तो इसको तो भैया आपके अर्नस्ट रदरफोर्ड ने ही किया। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की भी खोज की थी, ठीक है, 1917 में की थी। ये गोल्ड फॉइन वाले में नहीं, थोड़ा और बाद में एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें इन्होंने ढूंढ निकाला। ठीक है, आगे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल एक्सप्लेन्ड है भैया। बोला गया है ना, आपका मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये तो किया गया है। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। ठीक है, ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल H2O को ले लो। अब यहाँ पर H2O मिलके क्या बनाता है? ये मिलाता है वाटर। अब आप सोचोगे कि भैया 1 लीटर पानी H2O है, तो अगर हम 100 लीटर पानी लेंगे तो वो 100 H2O हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। पानी चाहे 1 लीटर हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिक्स होके मिलेगा। तो ये है कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये भी नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये जो है आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये बताता है कि एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं होल नंबर के रेशियोज में। ठीक है, तो भैया हमारे पास आता है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम। डाल्टन ने क्या सोचा था? डाल्टन ने सोचा था कि एटम है इनडिविजिबल, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना। बाकी सारे आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, बस सी वाला नहीं आता है। डाल्टन के assumptions क्या थे? कि भैया सारे के सारे मेटल्स, जो मैटर है वो इंडिविजुअल एटम्स का बना हुआ है। ठीक है, और सेम एलिमेंट के सारे एटम्स जो रहते हैं वो आइडेंटिकल रहते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स रहते हैं वो मास और प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं। एटम्स कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर्स में, कंपाउंड्स बनाते हैं, और एटम्स को आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके पर्टिकुलर एटॉमिक मॉडल्स हैं, जस्ट गो थ्रू देम। अब उसके बाद में नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द स्पीसीज H2 प्लस, He, H2 एंड O2 प्लस रिस्पेक्ट। सबसे पहले H2 प्लस की बात करते हैं, है ना। देखो कोई भी अगर न्यूट्रल हाइड्रोजन है, तो न्यूट्रल हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा पाया जाता है ना। तो अगर हम H2 की बात कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन एटम, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। लेकिन यहाँ पर हम H2 प्लस की बात कर, मतलब इसके पास में प्लस प्लस आ गया ना, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो भैया H2 प्लस में कितने होंगे? आपके होंगे 2 - 1, यानी कि 1। सबसे पहले ऑप्शन सी हटा दो, ऑप्शन डी हटा दो, हमारे पास खेल में बचा है ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। अब हीलियम की बात करते हैं। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, न्यूट्रल एटम में
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने होंगे? दो होंगे। ये भी टक्कर में है, ये भी टक्कर में है। बात आ जाती है H2 की। H2 की अभी हम बात कर रहे थे। हाइड्रोजन एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो भैया H2 है तो दो इलेक्ट्रॉन। मतलब पड़ रहा इसका भारी पड़ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन से एक बार देख लेते हैं, पता चली गया होगा। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8। तो भैया न्यूट्रल अगर ऑक्सीजन एटम है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अगर न्यूट्रल O2 मॉलिक्यूल है तो हमारे पास हो गया 2 × 8 यानी कि 16। लेकिन यहाँ पर O2 पॉजिटिव मेंशन है, मतलब -1 कर दोगे तो आ गया हमारे पास 15। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड्स इज द डिस्पर्सिंग मीडियम आर लिक्विड। चलो भाई, ये भी देख लेते हैं। वैसे तो कोर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चलो मिस्ट की बात कर लेते हैं। मिस्ट यानी कि छोटी छोटी लिक्विड की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, सर्दियों के टाइम पे बाइक चलाते हुए जा रहे हो, मुंह पे हल्का हल्का पानी सा लग रहा है, वो मिस्ट आ जाता है ना। ये टाइनी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। इसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या रहता है? इसमें डिस्पर्जन मीडियम आपका रहता है गैस। किसके साथ में मिलता है? मतलब एयर। ठीक है। और क्या बोलते हैं, गैस होता है ना, हाँ। और ये बनाता है क्या? गैस लिक्विड आपका गैस के साथ मिक्स हुआ, बनाया एरोजोल, फॉग, क्लाउड और मिस्ट। हमसे पूछा जा रहा है क्या कि भैया इसमें से कौन से कॉलॉइड में डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड? तो इसमें तो गैस है। ठीक है। फोम की बात कर लेते हैं। फोम डिस्पर्स फेज इसमें क्या है? फोम में डिस्पर्स फेज आपका आएगा, गैस आना चाहिए ना, बट यहाँ पे हाँ ये फोम है, तो ये रहा भाई, डिस्पर्स फेज गैस है। ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम क्या आ जाता है? इसमें लिक्विड आ जाता है। ठीक है। और कोलॉइड क्या बनता है? हमारा फोम बनता है, शेविंग क्रीम वगैरह बनती है। तो आंसर तो हमारा यही सही होना चाहिए। बाकी को भी देख लेते हैं, जेली की बात कर लेते हैं। जेली में डिस्पर्स फेस लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम हमारा सॉलिड है, यानी कि जेलेटिनस नेटवर्क जिसको कहा जाता है, बनता है हमारा जेल। जेल में जेली चीज बटर वगैरह बन जाते हैं। तो इसमें डिस्पर्शन मीडियम क्या है? सॉलिड है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। और शेविंग क्रीम का तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था, है ना, स्पेसिफिकली। तो आंसर होगा हमारा 4। वैसे सॉरी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया इन लोगों ने, फोम और शेविंग क्रीम। मतलब शेविंग क्रीम फोम का ही तो टाइप होता है। तो कायदे से देखा जाए आंसर तो शेविंग क्रीम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये भैया थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया है। लेकिन 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 शेविंग क्रीम में डिस्पर्स फेस आपका गैस है, डिस्पर्सिंग मीडियम आपका लिक्विड है। ठीक है। फोम, फोम यानी कि वो फोम, वो गद्दे की बात नहीं कर रहे हम, या फोम बात कर रहे हैं सोप। सोप का जो इमल्शन निकलता है ना, उसके बाद हमारा फोम निकलता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो होता है गैस, क्योंकि लिक्विड या सेमी सॉलिड में मिक्स रहता है। तो टेक्निकली शेविंग क्रीम भी फोम ही होता है। चलो ठीक है यार, ये तो क्या हो बोलूं मैं, यूपीएससी ने कंफ्यूज कर दिया। आगे, टू आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंटल क्लोरीन आर 35 17 एंड 37 17 क्लोरीन। आइसोटोप मतलब कि सेम एटॉमिक नंबर, जैसा कि यहाँ पर पता ही चल रहा है आपको, 17 और 17 सेम एटॉमिक नंबर आ जाता है, यानी कि Z इज सेम बट डिफरेंट मास नंबर। यानी कि A यहाँ 35 आ जाता है, यहाँ 37 आ जाता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, दो स्टेबल आइसोटॉप्स उसके आते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 17, है ना। यानी कि एक के अंदर में 75% क्लोरीन है, एक के अंदर में 25% आ जाता है। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर आ गया। उसके बाद, द सरफेस ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यू कंस्ट्रक्शन इज कवर्ड विद स्ट्रॉ गनी बैग्स व्हाइल वेटिंग। दिस इज डन। घर की छत पे आरसीसी डलती है, पानी डाला रहता है, गर्मी में से बोरे भी डाल दिए जाते हैं गीले करने के लिए। क्यों किया जाता है? ताकि बहुत तेजी से एवापोरेशन ना हो, है ना। हाइड्रेशन जब तक ना हो जाए, छत जब तक पक्की ना हो जाए, तब तक की उसको बचा के रखना है। तो ये बहुत सिंपल सा, ये तो ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन। चलो, which among the following methods is used to separate the constituent present in a compound? अभी हमने देखा था कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास चार मेथड दिए गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, यानी कि इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस।
इसको कॉमनली यूज किया जाता है कुछ कंपाउंड्स को डिकम्पोज करने के लिए, है ना। जैसे H2O की बात करूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका अलग निकाला जाता है इस तरीके से, है ना। वो आपका अलग किया जाता है। तो ये एक ऐसा मेथड होता है जिससे आप एलिमेंट्स को एक कंपाउंड्स में अलग करते हो। यहाँ पर हम सोडियम Na2SO4 की ZnSO4 की बात कर रहे हैं, तो ये आपके इसी तरीके से किए जाते हैं। तो ये तो हमारा आंसर हो ही जाएगा। हीटिंग मेथड, हीटिंग से हम डिकम्पोजिशन करते हैं, बट इससे आप यूजुअली अपने अपने एलिमेंटल स्टेट में ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, है ना। जैसे पेट्रोलियम हो गया, एयर गैसेस वगैरह हो गई, कंपाउंड्स को नहीं करते हैं। उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन फॉलोड बाय आयन एक्सचेंज, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, वाटर सॉफ्टनिंग में यूज किया जाता है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, बट कंपाउंड को अलग करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप NaCl का सॉल्यूशन ले लो, आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, तो आपको NaOH मिल जाएगा, क्लोरीन अलग मिल जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो चीजें क्या कर रही हैं, अलग अलग आपको इलेक्ट्रोलाइसिस वाले मेथड से मिल रही है। फिर आता है इन बच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल यानी कि वैक्स जो है वो मेल्ट करेगी। अब वैक्स मेल्ट करेगी मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है ना। तो ये क्या है, ये है हमारा एक फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है कंबशन। ठीक है, कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, H2O की वेपर्स प्रोड्यूस हो रही है, हीट भी आ रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये क्या हो गया आपका फिजिकल और केमिकल चेंज। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर की बात करें, इसमें सिर्फ लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, यानी कि सिर्फ फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड में भी आपके केमिकल चेंजेस ही ज्यादा रहते हैं इसमें, तो आपके जो नए सब्सटेंसेस होते हैं वो बनते हैं। तो ये भी आपका ये केमिकल के अंदर में आ जाएगा। ठीक है। और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल चेंज होता है, यानी कि Fe2O3 XH2O का फॉर्मेशन होता है, कोई फिजिकल चेंज नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट। यार बहुत बेसिक सा मतलब है, डायमंड और ग्रेफाइट की सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। डायमंड इज हार्ड बट ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, बिल्कुल सही है। डायमंड और ग्रेफाइट बोथ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल गलत। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल गलत। दोनों का स्ट्रक्चर एटॉमिक लेवल पे टोटली डिफरेंट होता है। अब आगे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंपाउंड। इसमें से कौन सा सब्सटेंस कंपाउंड है। मैंने कंपाउंड के बारे में पहले ही बताया था कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है कंपाउंड का। जैसे हम H2O और CO2 की हमने बात की, इनको आप सिंपलर फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो, केमिकल मेथड से ही सेपरेट किया जाएगा। वाटर एग्जाम्पल हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और शुगर हो गया। यहाँ पर शुगर हमें साफ साफ आंसर पता चला। एयर, मिल्क टी वगैरह ये सब हमारे मिक्सचर्स आ जाते हैं। ठीक है। आगे, नेपथलीन बर्न्स विद अ येलो सूटी फ्लेम, दिस इज बिकॉज। नेपथलीन जब आपका जलता है तो इस तरह की येलो फ्लेम आती है, इस तरह का सूट प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इज लो। देखो नेपथलीन का फॉर्मूला होता है C10H8। ठीक है, इसके अंदर कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो रहता है ज्यादा, कार्बन ज्यादा है हाइड्रोजन कम। इससे यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है और सूट का प्रोडक्शन होता है ना। तो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो, एक सेकेंड, कार्बन, हाँ कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो हाई है, लो कहाँ है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। देर इज इनकम्प्लीट कंबशन, बिल्कुल सही। हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो जो है प्रॉपर नहीं है या फिर हाई है, तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती बर्निंग के टाइम। तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, सूट होगा, इस तरह की येलो टाइप की आग निकलेगी। तो ये करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, अभी बात की हमने, इसमें एक्सेस सप्लाई ऑफ नहीं आ रही है। एक्सेस सप्लाई अगर आती तो आपकी फ्लेम जो है वो ब्लू कलर की रहती। ठीक है। ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो वो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो सूटी फ्लेम का कारण नहीं बनते। ओके, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टिंचर ऑफ आयोडीन। इट इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, बिल्कुल। इसको हम एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं, चोटों पे लगाया जाता है। आयोडीन इज केप्ट इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, ये भी बिल्कुल सही है। खासकर आयोडीन को हम मिलाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में।
ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए इसको अल्कोहल और वाटर के सॉल्यूशन में रखा जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो, ये भी सही है। इस पूरे सॉल्यूशन में आयोडीन मात्र 2 से 7% रहती है। उससे भी देखा जाए करीब तो 2 से 3% भी यूजली रहती है। प्योर आयोडीन के कंपैरिजन में काफी कम है। ऑप्शन रहेगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। अब पानी को सडनली आपने 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, है ना, तो उसकी डेंसिटी में क्या होगा? देखो, वाटर एक एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक। नॉर्मली अगर आप किसी भी चीज को हीट करते हो तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर जाते, पार्टिकल्स दूर मतलब डेंसिटी डिक्रीज करेगी, है ना। बट इस रेंज में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर जाते हैं, एक अलग तरीके का कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट बनाते हैं, है ना। ये क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी टूटने लगती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो क्या करता है, ये समझ लीजिए आप, बस इसमें इतना समझ लीजिए कि मैक्सिमम डेंसिटी अटेन कर ले। ठीक है, वो क्या करता है, मैक्सिमम डेंसिटी अटेन कर लेता है। तो ऑप्शन को देखो, रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं, डेंसिटी बदलती है। इंक्रीजेस, बिल्कुल, 0 से 4 डिग्री तक मैक्सिमम डेंसिटी की तरफ वाटर बढ़ता है आपका। डिक्रीजेस तो बिल्कुल नहीं होगा, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये 4 डिग्री सेल्सियस के बाद होता है, उससे पहले नहीं होता है। ठीक है, तभी तो जो हमारी एक्वेटिक लाइफ होती है वो विंटर के टाइम भी सरवाइव कर लेती है, क्योंकि ऊपर ऊपर आइस की शीट्स जमी रहती है, जबकि नीचे का जो पानी रहता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला तो वो सरवाइव कर लेता है। नाउ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस के 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के कंप्लीट कंबशन में लगते हैं? ठीक है, देखो ये रही ग्लूकोज की बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये हमारा ग्लूकोज है, 6 मोल्स आपके ऑक्सीजन के लग रहे हैं, 6 मोल्स हमारे मिल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 मिल रहे हैं हमें हाइड्रोजन। तो साफ साफ पता चल रहा है कि 1 मोल जो है ग्लूकोज का, ये रिएक्ट कर रहा है 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, एक कंप्लीट कंबशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। साफ साफ दिख रहा है भाई। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस? चलो, सबसे पहले हीलियम का एटॉमिक मास 4 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला लेते हैं, मोल्स इज इक्वल टू आपका जो गिवन मास है, ठीक है, इसको डिवाइड कर लो आप किससे, मोलर मास से। गिवन मास कितना है, 104, मोलर मास है 4, 42 बचे 24, 26, आ गया भैया हमारे पास आंसर 26। A solution contains 20 ग्राम ऑफ solute in 180 ग्राम ऑफ solvent। अगर सॉल्वेंट हमारा पानी है तो उसमें सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज के बेसिस पे कितना है? फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। क्या फॉर्मूला रहेगा, मास किसका, सॉल्यूट का, मास किसका, सॉल्यूशन का, इनटू कर देंगे 100, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम इसका निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मास लीजिए किसका, सॉल्यूट का, उसके बाद मास लीजिए किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्यूट का मास कितना, 20 ग्राम, सॉल्वेंट का कितना, 180 ग्राम, कितना हो गया, 200 ग्राम, है ना। अब मास परसेंटेज यहाँ वाला फॉर्मूला फिर से ले लेते हैं, है ना। यहाँ मास सॉल्यूट कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 200, इंटू कर दो 100, ये चला गया यहाँ से, ये बचा 10, हाँ 10 ही तो बचा, तो भैया हमारा कितना आया आंसर, 10%। इजी पीजी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट करेक्ट? ठीक है, न्यूट्रॉन मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन मास। देखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों को क्या बोला जाता है कलेक्टिवली, इनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, न्यूट्रॉन का कितना रहता है, 1.67 इंटू 50 रहता है, सॉरी 1.67, 676 नहीं रहता, 67 ओवरऑल, हाँ मतलब वही वैल्यू है, तकरीबन सेम ही बराबर है। तो इनके मास बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी रहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवी रहता है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो ये सही है कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर।
न्यूट्रॉन possesses जीरो चार्ज। बिल्कुल सही भाई, चार्ज और न्यूट्रॉन कितना रहता है? जीरो रहता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकली रहता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास रहता है प्लस, इलेक्ट्रॉन के पास रहता है निगेटिव। न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियाई, अभी हमने देखा था, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, है ना। तो दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इससे न्यूक्लियस स्टेबल होता है। अब जो आंसर सही नहीं है वो ये कि न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियाई, दुनिया भर को पता है कि न्यूट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो ये हमारा नॉट करेक्ट, मतलब करेक्ट आंसर। आ गया, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय। मैं एक क्वेश्चन मिस कर रहा हूँ क्या? हाँ ये है। A mixture of sodium chloride, salt and ammonium chloride can be separated by, तो भैया आप सॉल्ट और कपूर के मिक्सचर को कैसे अलग करते हो, है ना। आप अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन और एंथ्रासीन के जो सप्लाइम्स होते हैं उनको कैसे अलग कर सकते हैं? जैसे आपने कपूर को जलाया, तो वो डायरेक्टली क्या करता है, सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। पूजा घर में आपने कपूर को जलाया होगा, यज्ञ वगैरह में किया होगा। तो ऐसा कोई भी मिक्सचर होता है ना, उसमें एक तो सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट रहता है, और दूसरा नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। अब यहाँ सब्लिमेबल यानी कि कपूर आ जाता है, जो सब्लिमेशन को फॉलो करता है। नॉन सब्लिमेशन यानी कि आपको कोई भी सॉल्ट वगैरह आ जाता है, उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो सब्लिमेशन वाला प्रोसेस यूज किया जाता है ना। ये देखो मिक्सचर है सॉल्ट का और कपूर का, यहाँ पर लगाई आग, कपूर आपका उड़ गया, बचा बचा हमारा सॉल्ट, है ना। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर हमारा रहेगा सब्लिमेशन। नाउ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, भैया रेडियो एक्टिव आ जाता है ट्रीटियम, ये हाइड्रोजन 3 ट्रीटियम, मास नंबर है 3, इसके पास में एक प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है इसके न्यूक्लियस में। तो ये थोड़ा सा 3 गुना ज्यादा हैवी बन जाता है कॉमन हाइड्रोजन के। इसकी हाफ लाइफ रहती है 12.32 ईयर्स, मतलब कि इसका जो हाफ सैंपल है वो इतने टाइम में डिके कर जाएगा। इसको रेडियो ल्यूमिनेसेंट में यूज किया जाता है, लाइटनिंग में, साइंस और मेडिसिन में ट्रेसर्स के तौर पे यूज किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में यूज किया जाता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज, भैया ये रहा फॉस्फोरस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, 2,8 और 5, यानी कि इसको 8 अचीव करना है। अब जब इसको 8 अचीव करना है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके 3 लेने को बैठा है तैयार। ऑब्वियस सी बात है ये 3 जो है वो लेना चाहता है कि भाई 3 इसको इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं से मिल जाएं। ठीक है, तो ये 3 लेने को भी तैयार है, और कई केसेस में ये जो है वो 5 देने को भी तैयार है। देखो दो ही तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल अचीव कर सकते हो, कि या तो आपने 3 ले लिए, तो आपने 2 8 8 का मतलब पूरा कन्फिग्रेशन पूरा कर लिया, या फिर आपने 5 दे दिए तो आपने 2 और 8 जो है वो रख लिया आपने। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, दैट इज 3 and 5। अब आते हैं स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ थिन गोल्ड फॉइल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, बहुत 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 बार देखा है हमने, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम। द एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स, आइसोबार्स का मतलब क्या रहता है? सेम मास नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, है ना। मतलब ए सेम है, जेड आपका डिफरेंट है, तो मतलब कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों के लिए एटॉमिक नंबर आपका सेम है ना, बट मास नंबर जो है वो आपके आ जाते हैं डिफरेंट। तो ये तो नहीं है, ये तो आपके आइसोटोप्स है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे आप तो ये भी हमारे आइसोटोप्स है, यहाँ पर देखोगे आप तो ये भी हमारे आइसोटोप्स ही आ जाते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इनका सेम है, मास नंबर इनके जो है वो डिफरेंट है। बट यहाँ देखोगे आर्गन को और कैल्शियम को, तो भैया एटॉमिक नंबर दोनों का आ जा, सॉरी मास नंबर दोनों का आ जाता है 40, एटॉमिक नंबर इज 18 and 20, तो मतलब डिफरेंट एलिमेंट सेम मास नंबर, तो ये हमारे कहलाएंगे आइसोबार्स। The number of water molecules associated with copper sulfate molecule to form crystals is, कितने water molecules copper sulfate molecule के साथ associated है crystals बनाने के लिए? देखो copper sulfate crystallize कैसे करता है, वो crystallize करता है blue vitriol के, सॉरी vitriol लिखा जाता है ना, हाँ vitriol के फॉर्म में। ये इस तरीके से हमारा क्या करता है, क्रिस्टलाइज करता है।
फॉर्मूला इज CuSO4.5H2O, मतलब 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो केमिकली बाउंड रहता है भैया आपका कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स के साथ। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्राइट ब्लू कलर देते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को। अगर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को आप बहुत तेजी से हीट करोगे तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा और ये एनहाइड्रस CuSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि रहता है व्हाइट। तो आंसर इज 5 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि बीईसी जो है वो क्या है। सबसे पहली बात तो ये हमारा एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जब स्पेशल पार्टिकल्स की गैस रहती है स्पेशल पार्टिकल्स की, जिनको हम बोलते हैं बोसोन्स, इसको कूल किया जाता है। कैसे कूल किया जाता है? नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के आसपास, तो इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हो जाती हैं खत्म। सिंगल यूनिफाइड क्वांटम एंटिटी जिनको बोला जाता है सुपर एटम, इसके तौर पे बिहेव करते हैं। तो ये जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है इसको क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम बोलेंगे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, आगे आ जाता था रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो जो लिक्विड का एवापोरेशन रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर पे डिपेंड बिल्कुल करता है। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। विंड की जो स्पीड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये हुआ करेक्ट आंसर। देखो अगर टेम्परेचर आपका हाई होगा, है ना, लार्ज सरफेस एरिया होगा, तो उससे एवापोरेशन बढ़ जाएगा। हाइयर ह्यूमिडिटी होगी, उमस बहुत ज्यादा होगी, तो एवापोरेशन कम हो जाएगा। विंड मूवमेंट ज्यादा हो रहा है लिक्विड सरफेस एरिया के ऊपर, तो वो वेपराइज मॉलिक्यूल्स को उड़ा के ले जाएगा, मतलब रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ा दे। अब आ जाते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बताने हैं कौन से सही है इसमें से। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, क्या ये सही है? बिल्कुल। कैसे होता है ये? डिफ्यूजन के थ्रू रहता है ना। आपने इंक को लिया और आपने उसको वाटर में डाल दिया, इंक पूरे में फैल जाती है बिना हिलाए डुलाए अपने आप, है ना, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो कांस्टेंट मोशन में है, एकदम से इंटरमिक्स कर जाते हैं, मतलब सही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो पार्टिकल्स के बीच में होती है ना। सॉलिड्स के पास ज्यादा स्ट्रांग होती हैं क्योंकि पार्टिकल्स आपके ऐसे टाइटली पैक्ड रहते हैं। लिक्विड्स के पास थोड़ी कम होती है क्योंकि पार्टिकल्स दूर रहते हैं, और गैसेस के पास तो बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं। तो ये भी सही होगा, मतलब बोथ 1 and 2। उसके बाद रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस विद, अभी हमने बात किया था रेट ऑफ एवापोरेशन। रेट ऑफ एवापोरेशन कैसे बढ़ता है? हायर टेम्परेचर होगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया बिल्कुल होगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी गलत, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने पे। डिक्रीज इन विंड स्पीड ये भी गलत है, इंक्रीज होने पे रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ता है। और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ये भी गलत, इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर होने पे बढ़ता है, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। Consider the following statements about mixture. A substance can be separated into other kinds of matter by any physical process. देखो भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत आता है। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, ठीक है, प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, किसी एलिमेंट की या किसी कंपाउंड की बात कर लो, तो इनको आप फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। किसको सेपरेट कर सकते हो? आप सिर्फ मिक्सचर्स को कर सकते हो सेपरेट फिजिकल मेथड से, लाइक फिल्टरेशन, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन वगैरह। सब्सटेंस या एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को क्या चाहिए होता है? इनको चाहिए होता है केमिकल प्रोसेस, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए। उसके बाद डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, ये बिल्कुल सही आ जाता है। सॉल्ट सॉल्यूशन को करोगे हीट, वाटर एवापोरेट हो जाएगा, सॉल्ट की जो क्रिस्टल्स है वो नीचे छूट जाएंगे। तो ये सही है, मतलब 2 ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे possesses, ये तो बिल्कुल सही है। कितने प्रोटॉन्स हैं उतना ही आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये आ गया टोटली गलत। ठीक है, आइसोबार्स ये मतलब जो डेफिनेशन बताई गई है वो आपकी आइसोटोप्स की बताई गई।
आइसोबार्स के पास तो सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं। और तीसरा वाला था मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ very small soluble particles in a liquid may be separated from it by using, ठीक है, कैसे करते हैं भैया हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जैसे कि दूध होता है, दूध में से अगर हमें घी बनाना हो, मक्खन बनाना हो, तो आप फिल्ट्रेशन से कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। अब छोटे छोटे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड में सेपरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफिकेशन। देखो सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं। इससे सॉल्यूट जो रहते हैं, यानी कि जो सॉलिड्स रहते हैं, जो आपके डिसॉल्व रहते हैं किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन में, जो कि क्रिस्टल्स बना लेते हैं, इसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, है ना। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स के लिए बिल्कुल यूज नहीं किया जा सकता। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इससे हम लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जिनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों के अलग अलग हैं, उनको करते हैं हम। सेंट्रीफिकेशन के द्वारा छोटे छोटे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है जो इजीली सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो आप इसको बहुत तेजी से घुमाते हैं, डेंसर पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और जो आपके रेयर पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। डिकेंटेशन की बात करते हैं तो ये हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है, जो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए तो इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग 2 मोल ऑफ CH4 विद 2 मोल ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन गिवन बिलो। इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। अब अगर हम इससे मोल रेशियो निकालें तो आप ये समझ लो कि 1 मोल हमारा आ जाता है CH4 का, वो हाफ यानी कि 0.45 मोल्स के साथ एक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के, और 1 मोल हमें मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का, है ना, और 2 मोल हमें मिल रहे हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो CH4 के पास है 2 मोल्स, ठीक है, ऑक्सीजन के पास है 2 मोल्स, जैसा हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 मोल्स जो आपके CH4 के हैं, उनमें ऑक्सीजन कितना चाहिए, इसके लिए चाहिए हमें 2 × 0.5 यानी कि 1 मोल हो जाएगा, और हमारे पास 2 मोल आ जाते हैं ऑक्सीजन के, तो CH4 हमारा क्या करेगा, एक लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पे करेगा काम। ये थोड़ा सा टेक्निकल आ जाता है, वैसे तो यूजली आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास CO के कितने मोल्स बनते हैं, तो 1 मोल जो हमारा CH4 है वो हमें दे रहा है 1 मोल CO का। 2 मोल CH4 है वो हमें देगा 2 मोल CO का, तो मतलब आंसर आएगा 2.0। उसके बाद पूछा जा रहा था कंपाउंड C7H7NO2 हैज, क्या है भैया इसके अंदर, कंपाउंड C7 17 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल बाय द कंपाउंड, या फिर इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ CnH, मतलब फिर से देखा जाए इसे तो द कंपाउंड C7H7NO2 हैज, हम्म, थोड़ा सा टिपिकल आ गया वैसे। इसका आंसर क्या हो सकता है, 17 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ C एंड H बाय मास। इसका आंसर होना चाहिए, देखो इस कंपाउंड में बेसिकली क्या है, 7 हमारे पास में एटम्स आ गए कार्बन के, 7 आ गए भैया हाइड्रोजन के, ठीक है, एक आ गया नाइट्रोजन का, और 2 आ जाते हैं ऑक्सीजन के। तो ओवरऑल 17 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अच्छा ये तो बहुत बेसिक था यार, मुझे टेक्निकल लग रहा था बहुत ज्यादा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटिंग्विश फायर मोर क्विकली। देखो मित्रों, अगर हमें आग को बुझाना है तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी आपका एजेंट आप यूज कर रहे हो, जैसे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हो, उसको सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट, और उसके साथ साथ में टेम्परेचर को बहुत ही जल्दी वो आपका कम कर दे, इग्निशन पॉइंट के कम पहुंच जाना चाहिए। तो कोल्ड वाटर क्या करता है, ये हीट को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है गर्म पानी के मुकाबले, हॉट या बॉइलिंग वाटर के मुकाबले, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस वाली बात आ जाती है ना, फायर बहुत गर्म है, कोल्ड वाटर का भैया टेम्परेचर आपका बहुत ठंडा आ जाता है ना। बॉइलिंग वाटर की बात करते हैं तो बॉइलिंग वाटर तो ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, तो ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और क्या नाम है यूजली आपका स्टीम स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। हॉट वाटर
बॉइलिंग वाटर के वाटर कंपैरिजन में ज्यादा आ जाता है, लेकिन फिर भी कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में तो भैया आपका ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आइस की बात करते हैं तो आइस भी हीट एब्जॉर्ब करेगा मेल्टिंग के टाइम पे, है ना, जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, पिघलने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन उसको फैलने में लग जाएगा टाइम, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कोल्ड वाटर जो है वो सबसे ज्यादा फास्टर और इफेक्टिव है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट लॉस इज प्राइमरीली नॉट ड्यू टू कन्वेक्शन। जैसे बॉइलिंग वाटर की बात करें, बॉइलिंग वाटर में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे होता है, ये बीकर है हमारा, यहाँ पर आपके हॉट वाटर है, यहाँ पर आपका कोल्ड वाटर है, इस तरह की साइकिल आपकी चलती रहती है ना। तो हीट ट्रांसफर आपका हॉटर वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है, कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आता है, ये तो कन्वेक्शन ही होता है, तो इसमें तो करता है। ठीक है। लैंड और सी ब्रीज, ये भी हमने ज्योग्राफी में देखा था, कन्वेक्शन की वजह से होता है। सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड ब्लास्ट फर्नेस, एयर सर्कुलेशन यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है, यानी कि यहाँ पे भी कन्वेक्शन होता है। हीटिंग ऑफ ग्लास सरफेस ऑफ अ बल्ब ड्यू टू करंट इन फिलामेंट, फिलामेंट जो आपका ऐसे लगा रहता है बल्ब के अंदर में, जो फिलामेंट आपका होता है, ये करंट की वजह से गर्म होता है ना। और ग्लास जो है वो आपका रेडिएशन की वजह से गर्म होता है, इंफ्रारेड की वजह से, यानी कि यहाँ पर प्रोसेस जो है वो लग रहा है कंडक्शन का, नॉट कन्वेक्शन, तो ये होगा सही आंसर। अब आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। कंपोजिशन इज अ वेरिएबल, देखो भैया दो या दो से ज्यादा एटम डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन कर रहे हैं डेफिनेट रेशियो में, तो कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है, ठीक है। ऑल पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड और ऑफ ओनली वन टाइप, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये तो भैया हमारा नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड हैव टू, मतलब ये तो सही है हमारा, सॉरी गलत है हमारा। पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड हैव टू और मोर एलिमेंट्स, यूजुअली बिल्कुल सही है। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, ये भी हमने बोला था, केमिकल मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ये भी सही है। कंपोजिशन इज वेरिएबल, कंपोजिशन भी वेरी करता है, तो ये हमारा हो गया नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। अब उसके बाद में अगर हम बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बी एन आइसोबार ऑफ कैल्शियम, इनमें से कौन सा एलिमेंट कैल्शियम का आइसोबार बनेगा। अगर एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 है और इसका मास नंबर है 40, आइसोबार मतलब कि सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, है ना, प्रोटॉन्स का डिफरेंस है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, यानी कि उसका जेड, यानी कि 20 उसके पास आ जाते हैं प्रोटॉन्स। मास नंबर कितना है 40, तो न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे भैया इसके पास, ए माइनस जेड, यानी कि 20, है ना। तो कैल्शियम के पास में 20 आ गए प्रोटॉन, 20 आ गया न्यूट्रॉन, और इसका जो मास नंबर है वो आ गया है 40। अब हम सब ऑप्शंस को देख लेते हैं। एक एलिमेंट जिसके पास 20 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन है, एब्सोल्युटली नहीं, 20 प्लस 18 हुए 38, तो नहीं होगा, है ना, ये आइसोबार नहीं बनेगा। एलिमेंट विद 18 प्रोटॉन्स एंड 19 न्यूट्रॉन्स, ये हुए 37, ऑब्वियस सी बात है नहीं बनेगा। 20 प्रोटॉन और 19 न्यूट्रॉन 39, ये भी नहीं होगा। बट 18 और 22 ये मिलके बनाएंगे 40, मतलब आइसोबार कंडीशन मैच कर रही। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर कंटेन्ड इन 1.50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, है ना। कार्बन कितना है इसमें 12 इंटू 6, 17। हाइड्रोजन कितना है आपका 12 इंटू 1, मतलब 1 इंटू 12, इसको दे लो तो 12। और ऑक्सीजन है आपका 16 इंटू 6, यानी कि 96। तो इसका मोलर मास कितना हुआ, इसका मोलर मास हुआ, इन तीनों को प्लस कर लो आप, 72 और 12 यानी कि 70 और 10 80, 80 दो 82, 82 चार 84, 84 में 6 गया तो 90, 90 और 90 180, 180 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है ना। अब 1.5 ग्राम में हमें मोल्स पता करना है, तो मोल्स का फॉर्मूला रहता है मास जो गिवन है और मोलर मास, मास 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 150, 180, है ना। डिवाइड करोगे ये यहाँ आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो ये हुआ, ये समवेयर अराउंड आएगा 118, 100, 1500, 0 1800 का से गया तो ये भी पहला भी जीरो आएगा, ठीक है, दूसरा भी जीरो आएगा, फिर आएगा 1500 आएगा 8, हाँ 87 नहीं 888 0.0083, ये मोल आएगा इसका, ठीक है। अब उसके बाद में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का मैं पता करता हूँ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे पता होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वैल्यू हम ले लेंगे 0.0083 इंटू एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हटा दो यहाँ से, ये हटा दो,
जीरो से जीरो क्रॉस हो गए 20, यहाँ तो 21 मॉलिक्यूल्स ही आएगा, और यहाँ पे 6 का आएगा, अराउंड 5 आएगा आई गेस, 5 इंटू 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स, इतना कुछ आना चाहिए आपका। ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं ग्लूकोज में? हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 12 आपके आ जाते हैं हाइड्रोजन के एटम। तो इसको आप इंटू कर दोगे किससे? 1 से कर दोगे, 1 समथिंग ले लो, ये भी पॉइंट में कुछ आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो हमारी वो आ रही है 6.022 इंटू 10 to the power 22, इसका ओवरऑल आ जाएगा। कैलकुलेशन मत पूछो, थोड़ा दिमाग में मैंने करी है, ठीक है। अब आता है इमल्शन कंसिस्ट ऑफ, इमल्शन में क्या रहता है भाई? इमल्शन एक कोलाइडल मिक्सचर रहता है, दो या दो से ज्यादा लिक्विड रहते हैं, नॉर्मली वो मिक्स नहीं होते हैं, दो या दो से ज्यादा इमिसिबल लिक्विड्स नॉर्मली ये आपके मिलेंगे नहीं। एक आपका डिस्पर्स्ड रहता है टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पूरे में, और दूसरा जो रहता है उसको बोला जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट। जैसे कि ऑयल हमने क्या किया है, वाटर में मिक्स किया है ना, मिल्क हो जाता है, मिल्क क्या बोलते हैं, बन जाता है आपका बटर जो है हमारा बन जाता है, मेयोनीज हो गया, सैलेड ड्रेसिंग हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, मिल्क बटर, ये सब इसके एग्जांपल आ जाते हैं। मतलब इसमें आपको दो इमिसिबल लिक्विड चाहिए, ठीक है। यूजुअली आपको दो इमिसिबल लिक्विड चाहिए, ये नॉर्मली मिक्स नहीं करेंगे, ऑयल और वाटर होगा। आपको डिस्पर्स्ड फेज चाहिए, यानी कि एक ऐसा लिक्विड जो कि एक स्मॉल ड्रॉपलेट्स के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है दूसरे लिक्विड के अंदर। डिस्पर्शन मीडियम चाहिए, एक कंटिन्यूअस लिक्विड जिसके अंदर ड्रॉपलेट्स को मिक्स किया जा रहा है। और एक इमल्सिफाइंग एजेंट यानी कि इमल्सिफायर, एक ऐसा सब्सटेंस जो इस मिक्सचर को स्टेबलाइज करता हो और डिस्पर्स ड्रॉपलेट्स को एक साथ मिक्स होने से क्या करता है, रोकता, कोएल्स करने से, क्लस्टर बनाने से रोकता है, और पूरे फेस में फैला देता है। फिर आता है टिंचर ऑफ आयोडीन। अभी क्वेश्चन किया था, एंटीसेप्टिक है फ्रेश वुंड्स के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन है एलिमेंटल आयोडीन का। इसके अंदर क्या नहीं रहता है? एलिमेंटल आयोडीन रहता है I2, यानी कि एंटीसेप्टिक। अल्कोहल इसके अंदर रहता है इथेनॉल, सॉल्वेंट के तौर पे। पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, ये आयोडीन को अल्कोहल में घोल के रखता है। और वाटर थोड़ी बहुत प्रोपोर्शन में इसके अंदर में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस की बात करें, इनमें से कौन सा कंटेन नहीं करता? वाटर बिल्कुल रहता है, एसीटोन भैया नहीं रहता है, अल्कोहल इथेनॉल रहता है, पोटेशियम आयोडाइड बिल्कुल रहता है। तो ऑप्शन हुआ हमारा एसीटोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज का मतलब क्या रहता है? कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। और केमिकल चेंज की बात करेंगे तो नया सब्सटेंस जो है वो बन रहा है, ये प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है, यानी कि बदला नहीं जा सकता है। कोल की बर्निंग की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है, ऐश मिल रहा है, मतलब केमिकल चेंज, ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड की बात करें, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर रिलीज हो रहा है, ऐश मिल रहा है, केमिकल चेंज। हीटिंग ऑफ अ प्लेटिनम क्रूसिबल, क्रूसिबल मतलब प्याला, ठीक है। तो अगर आप इसको हीट करोगे तो इसका एक्सपेंशन होगा, प्लेटिनम तो प्लेटिनम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक फिजिकल चेंज आ जाएगा। हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, तो ये डिकम्पोज कर जाता है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड में बदल जाता है, और उसके साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। देयर आर टू एलिमेंट्स, कैल्शियम हमारे पास आ जाता है जिसका एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है। कैल्शियम सॉरी, एटॉमिक नंबर है 20। और आर्गन आ जाता है जिसका एटॉमिक नंबर है 18, मास नंबर दोनों के सेम है 40 एंड 40। तो इन दोनों को क्या, किस नाम से जाना जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, आइसोबार्स। प्लम पुडिंग मॉडल फॉर एन एटम वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। ये मॉडल मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है यार, दुनिया भर को पता है। What is the number of atoms in 46 gram of sodium 23? That is Avogadro constant. ठीक है। एंड मतलब एवोगेड्रो कांस्टेंट की बेसिस पे लिया गया है यहाँ पे। तो देखो मित्रों, सोडियम 23 का मोलर मास होगा 23 ग्राम पर मोल। 46 ग्राम में कितने भैया आपके मोल्स होंगे? तो मोल्स यानी कि मास, मोलर मास 46 डिवाइडेड बाय 23 यानी कि 2। तो एक मोल में आपके रहेंगे एन एटम, यानी कि दो मोल में रहेंगे 2n एटम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर? टेक्निकली देखा जाए तो पांच, छह, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल ले लो चलो इसको, ऐसे तो पांच भी काउंट कर सकते हैं। चलो, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98। अगर 49 ग्राम ऑफ एसिड डिसॉल्व किया जाता है पानी में 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो एसिड की स्ट्रेंथ कितनी होगी?
यहाँ हमारा कंसेप्ट आता है नॉर्मेलिटी का, यानी कि कैपिटल एन। क्या फॉर्मूला रहता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इन लीटर्स। इक्विवेलेंट वेट कितना रहता है आपका? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एसिड्स के केस में आ जाएगा बेसिसिटी। तो H2SO4 के साथ हम क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट है 98 इसका, ठीक है। बेसिसिटी कितनी है इसकी? 2 है, क्योंकि इसके पास में H प्लस आयंस दो ही आ जाते हैं रिप्लेसेबल। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 98 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 49, है ना। अब अगर हम मास निकालते हैं H2SO4 का, तो वो आ जाता है 49 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट के तौर पे देखा जाए तो 49 ग्राम ही आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 49 बाय 49 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक इक्विवेलेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को करने नहीं है, बहुत पहले पूछे गए थे, अब बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है। नॉर्मेलिटी का अगर हम निकालते हैं तो 1 इक्विवेलेंट अपॉन 1 लीटर यानी कि 1 नॉर्मल आ जाए। करने नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ टॉप बिकॉज, क्यों भैया छिड़कते हैं? क्योंकि जब भी पानी आपका छिड़का जाता है रूफ टॉप्स पे, तो ये क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एवापोरेशन के टाइम पे वाटर क्या करता है? हीट को अपने साथ खींच के ले जाता है, क्योंकि उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा रहती है ना। इसकी वजह से रूफ और उसके आसपास का जो एयर है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। तो वाटर हैज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिल्कुल सही है। आगे आएंगे और बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मैंने बताया था, नया सब्सटेंस बन रहा है, रिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, यूजली रिवर्सल है। बर्निंग ऑफ पेपर, CO2 प्रोड्यूस होता है, वाटर वेपर प्रोड्यूस होती है, नया सब्सटेंस आपका बन रहा है, केमिकल चेंज बिल्कुल आ जाता है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। आइस क्यूब्स की प्रिपरेशन वाटर से, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। चलो आगे की बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम मास नंबर, बिल्कुल सही, आइसोबार्स। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में हैव डिफरेंट मास नंबर, isotopes. All the atoms of an element have same number of protons, atomic number. All the atoms of an element will always have the same number of neutrons. ये बिल्कुल सही नहीं है। एटम्स जो किसी भी एलिमेंट के होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहें। आइसोटोप्स के पास में डिफरेंट न्यूट्रॉन काउंट आता है, तो मतलब ये सही आंसर है। अब आ जाते हैं एक्सपोनेंट और लॉ। जॉन डॉल्टन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जोसेफ प्राउस्ट, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल। नहीं 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 नहीं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट। एंटोइन लेवेजन ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जोसेफ लुइस के लोजैक ने दिया था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। अब उसके बाद इनमें से कौन सा सही नहीं है? वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बॉइलिंग कब होता है? जब वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का उसके एक्सटर्नल यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है। वाटर अगर सी लेवल पर है तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 180 एम प्रेशर इसको बोला जाता है। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर बहुत सारे सब्सटेंसेस को घोल लेता है, क्योंकि इसका नेचर होता है पोलर, और ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, ठीक है। ट्रूली यूनिवर्सल तो हम उसको नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि काफी सारा कुछ इसमें घुल जाता है, ये भी सही है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ MgCl2, CaCl2, MgSO4 एंड CaSO4। तो परमानेंट हार्डनेस क्यों रहती है? क्योंकि वाटर के अंदर पाए जाते हैं क्लोराइड्स, ठीक है, और जो हमारे रहते हैं सल्फेट्स, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के। ये जो सॉल्ट्स हैं इनको आप बॉईल करके नहीं हटा सकते हो, ठीक है। इसमें आयन एक्सचेंज वाले मेथड्स लगते हैं, वॉशिंग सोडा वगैरह मिलाया जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि आइस की डेंसिटी वो रहती है, वो लिक्विड वाटर से कम रहती है।
ठीक है। क्यों? क्योंकि आइस के अंदर में रहता है ओपन हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनते हैं। इस स्ट्रक्चर में क्या रहता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपके कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में, इसीलिए आइस क्या करती है, फ्लोट करती है। अब आते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज बाय अगेन जॉन डाल्टन। विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज सेम इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट का मतलब एटॉमिक वेट्स का सम। ठीक है, आपका जितना एटॉमिक वेट्स है उसका सम किसी भी मॉलिक्यूल। इक्विवेलेंट वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन। एन डिपेंड करता है भैया आपके कंपाउंड पे। ठीक है। एसिड्स के लिए यूजली क्या रहता है, आपका कितने H प्लस आयंस रिप्लेस किए जा सकते हैं। बेसिस के लिए OH आयंस की जो एक्टिविटी है। और सॉल्ट्स के लिए टोटल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आयंस का जो रहता है। चलो इस सबको छोड़ो, आगे बात करें। H2SO4 की बात करें। मॉलिक्यूलर वेट है N8। ठीक है, दो H प्लस आयंस इसके पास रहते हैं, मतलब एन इनका हो गया 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 98 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 49। है ना? तो ये तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर बिल्कुल भी नहीं आता। CaCl2 की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट आता है 111। Ca2 प्लस, इसके पास वैलेंसी है 2, मतलब एन आ गया 2। तो 111 को 2 से डिवाइड करो, 55.5 नहीं आएगा। उसके बाद आता है Na2SO4, मॉलिक्यूलर वेट है इसका 142। SO4 2 नेगेटिव के पास दो नेगेटिव चार्ज है ना? और इनको बैलेंस कर दिया जाता है आपका Na+2 से। ठीक है, तो इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 71। ये भी सेम नहीं है। NaCl को देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इज अप्रोक्सीमेटली 58.5। प्लस Na प्लस रहता है, एक चार्ज है, n मतलब 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 मतलब 58, मतलब करेक्ट आंसर। क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। है ना? यू कांट क्रिएट मैटर, यू कांट क्रिएट एनर्जी फ्रॉम नथिंग किसी भी प्रोसेस में। टोटल मास और एनर्जी कंजर्व रहती है ना? कांस्टेंट प्रोपोर्शन में तो आपका फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ कंपाउंड्स की बात की जाती है। मल्टीपल प्रोपोर्शंस में एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियोज में डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। वो ऑन द फॉलोइंग प्रपोज दैट एटम इज इनडिविजिबल। ऑब्वियस सी बात है, डाल्टन ने 1803 में एटॉमिक थ्योरी दी थी, बोला था एटम्स आर इनडिविजिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल। बाद में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी किया गया, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, और पता चला कि एटम्स तो भैया हमारे एक्चुअली डिविजिबल किए जा सकते। बर्जीलियस की बात करें तो इन्होंने केमिकल सिंबल्स पे काम किया था, एटॉमिक वेट्स पे काम किया था। रदरफोर्ड का तो भैया हमें पता ही है, एवोगैड्रो ने एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस दी थी। अब आते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम एज सजेस्टेड बाय बोहर इज। ठीक है, दो आ जाते हैं के शेल में। ठीक है, 8 आ जाते हैं एल शेल में, तो दो के में, 8 आ गए आपके एल में। और 18 आ जाते हैं एम में, तो इसमें 32 गलत है, दो के में, 8 एल में, और 18 आ जाते हैं एम ऑर्बिट में। सी ऑप्शन सही। In tritium, the number of protons and neutrons respectively are, ट्रीटियम की बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाता है, कितना आता है भैया? ट्रीटियम मास नंबर 3 है, एक प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है इसके पास में, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज? फ्राइंग ऑफ एन एग हमारा केमिकल चेंज का एग्जांपल आता है। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करते हैं, थोड़ी देर पहले बात किया था, ये आपका फिजिकल चेंज। आपने इसको सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में आराम से इसको आप कर सकते हैं। बॉइलिंग ऑफ गैसोलीन, ये भी फिजिकल चेंज है, लिक्विड से गैस यानी कि वेपर में कंवर्ट हो रहा है। ठीक है, ये केमिकल चेंज है, यहाँ पर प्रोटीन का डीनेचुरलाइजेशन होता है ना? और नया सब्सटेंस बनता है जिसको आप वापस पलट नहीं सकते। और अट्रैक्शन ऑफ एन आयरन नेल टू द मैग्नेट, ये फिजिकल इफेक्ट है, कोई नया सब्सटेंस बन ही नहीं रहा है। ऑप्शन हो गया सी। विच मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन डज नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ऑब्वियस सी बात है, फिल्टरेशन। छलनी से छान लेने से कुछ नहीं होता, बॉइलिंग से हीट की वजह से मर जाते हैं। क्लोरीनेशन में क्या रहता है, इनको केमिकल एक्शन ऑफ क्लोरीन से खत्म कर दिया जाता है। यूवी रेडिएशन से आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है या इनएक्टिव कर दिया जाता है, उनके डीएनए को डैमेज करके। फिल्टरेशन में तो भैया आपका सिर्फ छलनी से छाना जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं होते।
अब आता है टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दो जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, ये आपके डबल हेलिक्स फॉर्मेशन में रहते हैं, है ना। इनके बेस पेयर की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि इनके जो बेस पेयर है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ओह, खत्म हो गया। सीडीएस टू 2020-14 सीडीएस वन में कोई क्वेश्चन नहीं था क्या? चलो बढ़िया। मित्रों, ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन ऑफ सीडीएस, सॉरी, सीडीएस केमिस्ट्री। ठीक है। इसके बाद 2 लेक्चर्स और आएंगे, उनमें हम बाकी के बचे कुचे टॉपिक्स को निपटा लेंगे। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू।